नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। संगम नगरी यानी कि प्रयागराज से बीजेपी ओबीसी महाकुंभ की शुरुआत करने जा रही है। बाकायदा बीजेपी ने घोसी को हारने के बाद नई रणनीति के तहत 24 के लिए कसरत शुरू कर दी है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए ओबीसी महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। ओबीसी महाकुंभ प्रयागराज में होगा। इसमें प्रदेश भर के पिछड़ा वर्ग के करीब 2 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। बीजेपी इनके जरिए घर घर तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी कर रही है। यानी 80 की जीत में जुटी बीजेपी चलेगी ओबीसी दाव। बनाई कैसे खास रणनीति, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो आपको बता दें, घोसी उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी काफी प्रोएक्टिव नजर आ रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी नई नई रणनीति बना रही है। ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी कसरत कर रही है 24 की जंग से पहले। तो आपको बता दें, लगातार बीजेपी वो सारे जतन कर रही है जिससे दलित ओबीसी वोट को अपने पाले में लाया जा सके। 17 सितंबर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़ा चलाएगी बीजेपी और लोगों को जोड़ेगी, बताएगी कि उसने ऐसे क्या काम किए हैं जो जनता उनके पर भरोसा करे। तो घोसी उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है और जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को रख रही है। एक एनालिसिस किया गया पूरा, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद रहे और एनालिसिस के बाद ये बात निकल कर आई है कि किस प्रकार से जो वोट डुमरी में उनको नहीं मिला, उस वोट को पकड़ बनाने के लिए बीजेपी को ऐसा क्या करना है 2024 में जिससे बीजेपी के पाले में गेंद आ सके। तो ओबीसी महाकुंभ का यह आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां बीजेपी लगातार कर रही है और इस पर बीजेपी नजर बनाए हुए है। तो प्रयागराज से यह आगाज होगा 24 में को लेकर बीजेपी ने काफी एक्टिव है। खासकर ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ये महाकुंभ चलाने जा रही है। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीतियां बननी शुरू हो चुकी हैं। घोसी में लगे हार के घाव को भरने के लिए अब बीजेपी नई रणनीति के साथ रण में उतरने जा रही है। हार का जख्म गहरा है। ऐसे में बीजेपी नई रणनीति के तहत ओबीसी और दलित वोट बैंक को साधने की तैयारी में जुट गई है। बकायदा पिछड़ा और ओबीसी वोट के बीच जाकर उन्हें वापस बीजेपी के पास लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसको लेकर बीजेपी ने रणनीति का ताना बाना बुनना अब शुरू कर दिया है और इसी रणनीति के तहत बीजेपी पिछड़ा वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए ओबीसी महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। इसमें करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। पार्टी के पिछड़े चेहरे ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस महाकुंभ में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं। खबर ये है कि ये महाकुंभ अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होगा, जिसके जरिए बीजेपी घर घर तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को बकायदा बैठक में इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने की कवायद शुरू हो चुकी है। बीजेपी का प्लान क्या है, अब वो भी देखिए। प्रयागराज से ओबीसी महाकुंभ की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है। प्रयागराज से वहीं 24 सितंबर को सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन होगा। सोशल मीडिया कार्यशाला के लिए 20,000 वॉलेंटियर तैयार किए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लोगों तक पीएम का संदेश पहुंचाने का प्रयास होगा। वहीं महाकुंभ के कार्यक्रम में अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं, तो साथ ही पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का मकसद ओबीसी के प्रमुख करीब 80 जातियों पर पूरा फोकस होगा। जिले मंडल स्तर पर 13 लोगों की टीम बनाई जाएगी। 2 लाख से ज्यादा ओबीसी कार्यकर्ता इसमें तैयार किए जाएंगे।
नवंबर के महीने में ओबीसी मोर्चे के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में एक बड़ा महाकुंभ मोर्चे के द्वारा किया जाना है, जिसमें लाखों ओबीसी समाज के को जुटाने का लक्ष्य मोर्चे ने रखा है। हो सकता है इस महाकुंभ में देश से यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी सहित उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं का मार्गदर्शन मिलने वाला। साफ है, पार्टी ने इसके लिए लोकसभा क्षेत्र से लेकर मंडल स्तर तक अलग अलग टीम बनाने की तैयारी की है। लोकसभा, विधानसभा और प्रदेश स्तर की टीम में 23 लोग रहेंगे। जिला और मंडल स्तर पर 13 लोगों को कमान दी जाएगी। यानी बीजेपी घोसी की हार के बाद अब कमर कसते हुए नई रणनीति के साथ रण में उतरने जा रही है। मतलब 24 की कसरत अब बीजेपी शुरू कर चुकी है। साफ है, घोसी ने घाव गहरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो घोसी के घाव भरने के लिए बीजेपी लगातार कसरत कर रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया, नेता बीजेपी हमारे साथ है। स्वागत है कैप्टन साहब आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है तारिक जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। भदौरिया साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखा गया, घोसी का चुनाव तो आप हार गए और चुनाव हारने के बाद मंथन किया गया, चिंतन किया गया और ये समझा गया कि 24 का अगर किला जीतना है तो आपको ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक आपको घोसी में नहीं मिला। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये महाकुंभ जो आप करने जा रहे हैं 17 सितंबर से नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से, कितना सफल होगा? क्या तैयारी है? क्या इसके मायने लगाए जाएं और कितना कारगर साबित होने वाला है? निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र के लोगों को, अपनी विधानसभा के, अपने लोकसभा के लोगों को उन तक पहुंचे और अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बताएं। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से कार्य हमारे यहाँ से होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। कुछ लोग तो उसका लाभ ले लेते हैं और कुछ नहीं ले पाते। तो इसीलिए ये निरंतर हमारे प्रोग्राम चले रहते हैं कि सरकार की उपलब्धियां हम घर घर तक पहुंचाएं, लोगों को लाएं और उनको बताएं। तो इसी तरह से ओबीसी समाज का ये एक सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा उन्हें जागरूक की जाए, उन्हें राजनीति में भी उनको सम्मिलित किया जाए, उनकी जो हिस्सेदारी है उसको उनको दिया जाए। तो इन सब चीज पे चर्चा हो रही है और आगे भी होगी। तो जब हमारी ये इस तरह की मीटिंग है। घोसी उपचुनाव में भदौरिया साहब आपको ओबीसी वोट बैंक नहीं मिला, क्या कमी रह गई थी आपकी इसमें? नहीं है, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हमें वो वोट नहीं मिला, बिल्कुल वोट मिला है। मगर ये है कि चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया है और हार जीत चली रहती है। ये नहीं कहेंगे कि हम हार गए तो हमें किसी ने वोट नहीं दिया। बिल्कुल वोट हमें दिया है सबने। ठीक है, उपचुनाव है, उपचुनाव की और एक आम चुनाव की, दोनों की ही रूपरेखा अलग होती है। लोग कभी लोग ये सोच लेते हैं कि समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि ओबीसी वोट बैंक आपसे नाराज है। नहीं, ओबीसी वोट हमसे बिल्कुल नाराज नहीं है, हमारे साथ है। हमारे साथ ओबीसी भी वोट है, हमारे साथ मुस्लिम वोट भी है, हमारे साथ अन्य समाज भी वोट है। कोई ऐसा नहीं है जो हमारे साथ। अगर आपके साथ होता तो आप घोसी हारते नहीं सर। मैं आपको बड़ा अहम बात बताना चाहूंगा कि चुनाव हारने जीतने से ये मतलब नहीं है कि लोग हमारे साथ नहीं है। कभी कभी उस चुनाव में लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है, उससे एक सीट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ठीक है, एक सीट चलो इधर। कैसी बात आप कर रहे हो भदौरिया जी? जिस सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम लगे रहे, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता ओपी राजभर हों, और आप कह रहे हैं कि उस सीट के हारने से कोई मतलब नहीं पड़ता है, ये बात तो डाइजेस्ट भी नहीं हो रही है सर। नहीं, बिल्कुल हम चुनाव में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। खासकर वो इलाका जहां से प्रधानमंत्री जी पास में ही सांसदीय सीट उनकी वाराणसी पास में है, पूर्वांचल का इलाका, वहां से हारना सर 24 से चुनाव से पहले। मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि ये उपचुनाव हुआ है। आप सामान्य चुनाव में देखिए, ये सीट हमारे पास नहीं आएगी, कहीं नहीं जाएगी।
ये उपचुनाव है। उपचुनाव में इस तरह के रईस आते हैं, सब देखे गए हैं। उपचुनाव की आप बिल्कुल ये ना सोचे कि उपचुनाव में जो हुआ है वो सामान्य चुनाव में भी होने वाला है। तो आप निश्चित रहे। बाकी रही बात कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री ये सब उतनी ही मेहनत करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि नहीं उपचुनाव है तो हम क्यों जाएं। हमारा काम है जनता के अखिलेश साथ। यादव का कह रहा है कि जनता ने आपको नकार दिया। जनता, ये अखिलेश यादव तो ये जब सामान्य चुनाव हुए तो उस टाइम भी कहा था कि योगी तो मठ में जाएंगे, गोरखपुर मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, जनता उन्हें नकार चुकी है, जनता उन्हें देखना भी नहीं चाहती है और समाजवादी बहुत बहुमत से सरकार बना रही। लास्ट में हुआ क्या? सरकार तो बनाना दूर की बात है, इतनी सीटें भी नहीं ला पाएगी जो सम्मानजनक हो। तारिक जी, और सबसे बड़ी एक सेकेंड, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का बोर्ड को तोड़ दिया जो कोई नहीं बना पाया। तारिक खान साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मिल रही है, बोलिए आप बोलिए। तारिक खान साहब, सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस प्रकार से भदौरिया साहब ये कह रहे हैं कि इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता और ओबीसी का महाकुंभ सम्मेलन वो करने जा रहे हैं, आपके लिए तो बहुत ज्यादा चुनौतियां, परेशानियां खड़ी होने वाली हैं अगर ओबीसी वोट बैंक चला गया बीजेपी में। बहुत अब सुनिए जरा, आप मुझे समय दीजिएगा और बीच में कह दीजिएगा कोई बोलेगा, मैं पसंद नहीं करता ये सब चीजें। देखिए, मैं एक वैकेंसी खोले हुए हूँ ग्राम पंचायत अधिकारी की उत्तर प्रदेश की। ये देखिए, ये सरकारी जो पब्लिकेशन होता है एडवर्टाइजमेंट का यूपीएससी की तरफ से, वो है। अब इसमें क्या किया है इन्होंने, इस एडवर्टाइजमेंट को मैं शेयर करता हूं आपसे, और शेयर में ये होता है कि 1468 पद ग्राम विकास अधिकारी के सरकार ने प्रकाशित किए, जिसका मंडल आयोग कमीशन की सिफारिश के हिसाब से, इनकी कलम खोलता हूं, वो 27% आरक्षण हुआ। 1468 का जरा 27% आप अभी निकाल लीजिएगा, जितना भी होता है बहुत ज्यादा होता है। और वहां पर इन्होंने ओबीसी को सीटें दी 139 की। ओबीसी के लिए सीटें, उसमें जो प्रकाशन होता है शायद बहुत क्लियर ना हो आपके सामने, मैं यूपीएससी का जो प्रकाशन है वही खोले बैठा हुआ हूं। 139 सीटें इन्होंने ओबीसी को दी। ये ओबीसी को उनका हक दे रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, उनके आदमी को बुलाएंगे, उनको चाय नाश्ता खिलाएंगे, उसके बाद उनको नौकरियों से उनका आरक्षण छीन लेंगे। जो संविधान में कानून बनाकर दिया गया, क्या इतनी छोटी छोटी बातें सरकार को ज्यादा के बतानी पड़ेगी क्या? 1400 और ये 139, 1468 का कितना परसेंट हुआ? 9%। आरक्षण कितना है बड़े भाई? 27। मार कितना लिया? साबित हो गया। अब ये दुनिया भर की बातें, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, मोदी क्या कह रहे हैं, योगी क्या कह रहे हैं, सब बेकार है, क्योंकि आंकड़ों के सामने जो हवाई जुबानी जो तलवारें होती हैं वो काम नहीं करती, आंकड़े काम करते। लेकिन तारिक साहब, भदौरिया साहब का ये कहना है कि ये बाई इलेक्शन के जो नतीजे हैं 24 के नतीजे से बहुत उलट होंगे। पहले मेरी बात सुनिए, आपने ओबीसी को 27% आरक्षण देना है या नहीं देना? आप हाँ कहते हैं या ना कहते हैं? मैं आपकी ओपिनियन ले रहा हूं। संविधान को आप मानते हैं? नहीं, मुझे क्या करना है ये मेरे लिए डिसाइड नहीं करना। मैं पूछ रहा हूं, आप क्वेश्चन मत कीजिए सर मुझसे कि मैं किसको मानता हूं, किसको नहीं मानता हूं सर। ये क्वेश्चन देने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया सर। मैंने आपको इसलिए आमंत्रित किया है कि जिस प्रकार से घोसी में उपचुनाव होने के बाद ये देखा गया, उसके बाद जिस प्रकार से बीजेपी ओबीसी महाकुंभ चला रही है, वो आपके लिए कितना घातक हो सकता है? आप अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा। 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, मैं आपसे इस पे हाँ या ना। वो सरकार डिसाइड करेगी ना सर, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सरकार डिसाइड करेगी। वो सरकार का काम है डिसाइड करने का, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कितना आरक्षण किसको मिलना चाहिए? आप वहाँ पत्रकार बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनको इंटरव्यू कराइए। अरे सर, मुझे मत बताइए मुझे किसका इंटरव्यू कराना है सर, प्लीज सर मुझे मत बताइए किसका इंटरव्यू कराना है। तारिक जी, आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे जवाब दीजिए कि ये महाकुंभ होने जा रहा है ओबीसी का, बीजेपी का, आपके लिए कितनी ज्यादा परेशानी 2024 में ला सकता है? क्योंकि घोसी उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने बहुत कमर कस ली है। देखिए, कमर अमर कुछ नहीं कसी है, सरकार बाध्य है 27% आरक्षण देने के लिए, ठीक है।
क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। भदौरिया जी, नहीं अभी भदौरिया जी क्या, मुझे तो बोल लेने दीजिए। ठीक है, आप बोलिए सर, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा, उनसे भी जवाब ले लेता हूं सर। मेरा सवाल जरा पत्रकार महोदय से आपके माध्यम से पूछ लीजिएगा, अपने आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सरकार बात जो है वही है 27% आरक्षण देने के लिए, बस इतना सवाल आप मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता से मत पूछिए। दिया था ओबीसी को, अखिलेश यादव ने 27% आरक्षण दिया था क्या? हमें बताएंगे क्या? सिर्फ एक ही समाज को मिलता था, खाली यादव को। यादव के अलावा पुलिस भर्ती होती थी तो उसमें यादव जाता था, अन्य भर्तियां होती थी तो उसमें यादव जाता था, और तो और जितने उत्तर प्रदेश के थाने थे, थाना इंचार्ज तक यादव होता था। ये आरक्षण इनके टाइम मिलता था। तो ये इसी तरह की बात करेंगे। हमारे यहाँ जितना जितना आरक्षण है उसको भरपूर मिल रहा है, किसी के आरक्षण में हम कोई कटौती नहीं करते हैं। और आप देख सकते हैं इस बातों को, ये मनगढ़ंत आंकड़े कहाँ से निकाल के लाते हैं, इनसे कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि जब अखिलेश यादव खुद बैठ के झूठ बोलते हैं बात बात पे, तो बाकी उनके नेता प्रवक्ता भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये खुद ही बताते हैं। अखिलेश शासन काल में सारे अखिलेश, आप बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ सर, बोलिए तारिक जी, आप बोलिए। ठीक है भदौरिया साहब शांत हैं, आप बोलिए सर। देखिए एंकर महोदय, मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो भी बोल रहे हैं मेरी आवाज आप तक जा रही है। अरे आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही, तारिक जी बोलिए जरा, आपको सुन रहे हैं मैं अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको सुन रहा हूँ। ये कोई झूठा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है ये वो है 1468 सीटों का एडवर्टाइजमेंट निकला, जिसमें 139 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई, जो कि 27% आरक्षण से काफी कम है, जो कि 9% मिला। तो क्या जब सम्मेलन होगा तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी कि ओबीसी के आरक्षण को क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म करने जा रही है उत्तर प्रदेश में, या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से ओबीसी वर्ग का कुछ वोट लेंगे, बैठ के उनके घर में चना खाएंगे, इनका आरक्षण मार लेंगे, अब उनका मार लेंगे। इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा, इसी सम्मेलन में पूछा जाएगा। और मैं बताता हूँ सुनील साहब, आप अभी पत्रकार महोदय से पूछिएगा कि 27% जो आरक्षण है उसको कम नहीं किया जा सकता। आरवी उपाध्याय, ठीक है सर, ठीक है तारिक जी। आरवी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप उपाध्याय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपाध्याय जी, जिस प्रकार से देखा जाए घोसी का चुनाव बीजेपी हार गई है, और चुनाव हारने के बाद बीजेपी लगातार एनालिसिस कर रही है कि 2024 में जो वोट उनको नहीं मिला उसको अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ओबीसी का महासम्मेलन प्रयागराज से शुरू करने जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी का ये ओबीसी का महासम्मेलन कितना कारगर होगा? क्या ये बीजेपी को नई ऊर्जा देगा, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोट बैंक अभी बीजेपी को नहीं मिला वो आने वाले चुनाव मिल सके? उपाध्याय साहब, देखिए, प्रयास है और हर पॉलिटिकल पार्टी प्रयास करती है, बीजेपी भी प्रयास कर रही है कि जहां मिशन 80 पर काम हो रहा था उत्तर प्रदेश में, वहां घोसी उपचुनाव हार जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लकी समाजवादी पार्टी ने खींची है। और जो इंडिया गठबंधन था उसकी भी पहली कामयाबी उत्तर प्रदेश में भी सब मिलकर चुनाव लड़े और बीजेपी को हरा दिया। एक तरफ सत्ताधारी दल था, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट था। ठीक है, ओबीसी सम्मेलन अच्छा है, महाकुंभ होना चाहिए, स्नान कराया जाना चाहिए ओबीसी को, माँ गंगा का आशीर्वाद उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन ये कोई जीत की गारंटी नहीं होगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर को जीत की गारंटी माना जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर को ज्वाइन करा लेंगे तो पूर्वांचल में एक अच्छा खासा वोट राजभर का मिलेगा और हम जीत जाएंगे। अब उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। देखिए, जो जनरल मुद्दे हैं उन पर अगर काम किया होता, पेट्रोल सस्ता करो, डीजल सस्ता करो, रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता करिए, किसान जो परेशान है उसको कुछ राहत दीजिए, बिजली के बिल आपने कहा था और बिजली के बिल बढ़ गए, ट्यूबवेल जो चलाता है किसान, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको राहत दी जा सकती है।
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी झोली भर भर के बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ न कुछ तो जरूरत है, उत्तर प्रदेश की भी है। तो उत्तर प्रदेश में जो मूल मुद्दे हैं उन पर काम करना होगा। तो मैं समझता हूं कि ये जरूरत नहीं पड़ेगी ओबीसी का महाकुंभ करने की। जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, उन पर अगर काम हो वो ज्यादा अच्छा है। भदौरिया साहब, क्या होता है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कई बार पता लगा कि भी अपर कास्ट भी नाराज हो जाए कि भी ठीक है ओबीसी जिता देंगे, ओबीसी की सरकार है, ओबीसी वोट ले लीजिए, तो और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एक प्रयोग है। अब ये प्रयोग कितना सफल होगा ये तो चुनाव के परिणाम आएंगे तभी पता चलेगी। ठीक है। भदौरिया साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? हाँ, मिल रही है आपको। भदौरिया साहब, सवाल मेरा आपसे ये है, उपाध्याय साहब का ये कहना है ये तो एक प्रैक्टिकल है, प्रयोग है, लेबोरेटरी में हो रहा है, एग्जाम है ये आपका चुनाव में। अब ये पास होते हैं कि फेल होती है तो भविष्य में पता पड़ेगा, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर इन ओबीसी वोट बैंक से अगर आप जनता के हितों की बात करें तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। महंगाई को लेकर बात की, पेट्रोल डीजल को लेकर बात की, और भी ऐसी महत्वपूर्ण बातों की जनता से सीधा सरोकार रखती हैं। अगर उन विषयों पर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है। निश्चित तौर पे विकास की बातें ही होना चाहिए, विकास से ही चर्चा होना चाहिए। कि हम उत्तर प्रदेश में जब आए थे तो वहां पर आपने देख लिया था कि विकास किस तरह का हो रहा था। सिर्फ एक परिवार का, एक समाज का विकास हो रहा था। 5 साल के शासनकाल में अखिलेश सरकार ने गरीबों को मात्र 3500 मकान बना के दिए थे, और आज की तारीख में हम करोड़ों मकान बना के अकेले उत्तर प्रदेश 9 करोड़ हमने मकान बनाए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही करोड़ों मकान हम गरीबों को दे चुके हैं। तो ये है हमारी उपलब्धि। इसी तरह से आपने देखा होगा कि आज 2 साल से ज्यादा अधिक हो चुके हैं। हर गरीब को, जिसके पास कमाने का रास्ता नहीं है, जिसके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, उसे हम जो है ना सरकारी निधि है वो तो दे ही रहे हैं। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट राशन भी उसके घर पे पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से आप किसान को देखिए कि जब से भारत आजाद हुआ है आज दिन तक किसान को किसी ने नहीं सोचा किसान के प्रति। मगर माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ऐसी है जो किसान निधि दे रही है, किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है। तो शायद इनको भी थोड़ा कभी अगर लोग पार्टियां याद कर लें तो उन्हें पता चलेगा कि ऐसे काम और भी पार्टियां सोच सकती थी, मगर कभी नहीं सोचा। यूरिया खाद है, हमारे से पहले आप देखिए यूरिया खाद की कालाबाजारी हुआ करती थी। किसान लाइन में लगा मर जाता था, मगर यूरिया ना मिलके पुलिस के डंडे जरूर मिलते थे। आज यूरिया भरपूर है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसी तरह से किसान को खाद बीज है जो हम सस्ते दामों। लेकिन भदौरिया साहब, ये घोसी चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसे बहुत सारे होमवर्क करने हैं, काम करने हैं, जो जनता के दिल पर अभी वो काम ठीक से उतर नहीं पाए हैं। ये मैसेज तो है आपके लिए? नहीं, जनता के दिल पे तो खूब अच्छी तरह उतरे हैं, तभी हमें दूसरी बार हमें भारी बहुमत से सरकार बनवाई है। एक सीट से हम आपको कह रहे हैं, एक सीट से जनता भी सोच लेती है कि बीजेपी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सर ये बाई इलेक्शन 24 से पहले है और INDIA गठबंधन बनने के बाद है, इसलिए इसको देखा जा रहा है। नहीं, उससे हम नहीं जोड़ सकते हैं। जिसकी सोच है वो जोड़ सकता है। हम इसको ना तो बाई इलेक्शन से जोड़ सकते हैं, ना ही विपक्ष के उससे जोड़ सकते हैं। ये जनता का मूड था, जनता का जनादेश था, जिसको जो देना था उसने दे दिया। हम इसको ज्यादा ना, हाँ ये मैं आपसे जरूर वादा कर रहा हूँ कि यही घोसी विधानसभा आम चुनाव में आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी फिर इसको जीत के दिखाएगी। तो ये इससे कोई फर्क तारिक जी जल्दी से 10 सेकंड बात रखिए। तारिक जी देखिए, इसमें जितनी भी बातें उन्होंने की उसका ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है। ये जनरल जो भारतीय जनता पार्टी जो स्कीम चला रही है उसकी बात की है। मुद्दा आपको ये रखना चाहिए फिर कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया भी या नहीं किया, तब मैं जवाब देता। ये इररिलेवेंट है सब्जेक्ट से एकदम। सब्जेक्ट आपका ओबीसी है। ओबीसी के लिए समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना की मांग की है, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ठुकरा दिया है। इनका ये आरोप रहता है कि कुछ समाजवादी पार्टी ने कुछ जातियों को ज्यादा फायदा पहुंचा दिया है। आप
जातिगत जनगणना करा लीजिए, ये पता चल जाएगा कि किसकी राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति क्या है, उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं, स्कीम बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जातिगत जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जो बिहार में हो रहा है उसको सर्वे करेंगे। इसलिए केंद्र सरकार से जब इसका समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने यही जवाब दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, उत्तर प्रदेश में भी यही बात कही। अब जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत नहीं दे रहा आगे की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भदौरिया साहब आपका, तारिक खान साहब आपका और आरबी उपाध्याय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल लगातार बीजेपी पर उठते रहेंगे कि ओबीसी महासम्मेलन जो आप करने जा रहे हैं कितना सफल होगा। 17 सितंबर जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उससे लेकर 2 अक्टूबर तक बीजेपी एक पखवाड़ा चलाएगी जिसमें ओबीसी को जागरूक किया जाएगा। 2 लाख लोगों से जुड़ने की उम्मीद है और बताया जा रहा है कि 69 जातियों से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा प्रयागराज से शुरू होने वाला ये महाकुंभ कितना सफल होता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।